नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की, एक ऐसे दौर की जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव को ही हिलाकर रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1975 में लगे नेशनल इमरजेंसी की। आपने शायद सुना होगा कि सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब हमें आज से लगभग 50 साल पीछे ले जाता है। उस दौर में जब एक ही रात में पूरे भारत को एक जेल में बदल दिया गया था और लोगों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। तो चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। इस पूरी कहानी की जड़ें हैं 1971 के आम चुनाव में। एक ऐसा चुनाव जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता के शिखर पर तो पहुंचा दिया, लेकिन इसी चुनाव ने एक ऐसे कानूनी दांव-पेच की शुरुआत की जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। 1971 में विपक्ष का नारा था इंदिरा हटाओ, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, और ये नारा काम कर गया। उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। उनके खिलाफ जो उम्मीदवार थे राजनारायण, वो 1,83,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। लेकिन राजनारायण हार मानने वालों में से नहीं थे। वो इस मामले को लेकर सीधे कोर्ट पहुंच गए। पूरे 4 साल तक केस चला और फिर आई वो तारीख 12 जून 1975, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी पाया। आरोप ये थे कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में सरकारी अधिकारियों और सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किया था, जो कि सरासर कानून के खिलाफ था। अब देखिए यह फैसला कितना अजीब था। एक तरफ तो कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सारी शक्तियां छीन ली। वो संसद में किसी बहस में हिस्सा नहीं ले सकती थीं, वोट नहीं डाल सकती थीं। मतलब वो प्रधानमंत्री तो थीं, पर सिर्फ नाम की। एक तरह से कहें तो एक शक्तिहीन प्रधानमंत्री। तो एक तरफ तो इंदिरा गांधी राजनीतिक तौर पर बेहद कमजोर हो चुकी थी और दूसरी तरफ देश में एक अलग ही माहौल बन रहा था। बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी से परेशान जनता अब एक नए नेता के पीछे इकट्ठा हो रही थी, और बस इसी माहौल ने इमरजेंसी की जमीन तैयार कर दी। वो नेता थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी कहते थे। उन्होंने सरकार की नाकामियों को लेकर सीधी आवाज उठाई और दिल्ली के रामलीला मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये नारा एक चिंगारी की तरह था। देखते ही देखते लाखों लोग उनके साथ आ गए और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इंदिरा गांधी को अब लगने लगा था कि उनका राजनीतिक करियर खत्म होने की कगार पर है, और जब उन्होंने देखा कि सत्ता रेत की तरह उनके हाथों से फिसल रही है, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत के लोकतंत्र का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो तारीख थी 25 जून 1975। उस रात ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा कि देश में एक गहरी और व्यापक साजिश हो रही है और इसी के चलते राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इस एक घोषणा का मतलब ये था कि अब नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार खत्म हो चुके थे। घोषणा होते ही मतलब फौरन सरकार एक्शन में आ गई। जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, जितने भी बड़े विपक्षी नेता थे, सबको आधी रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। जॉर्ज फर्नांडिस किसी तरह बचकर अंडरग्राउंड हो गए, तो पुलिस ने उनके भाई को ही उठा लिया और उन्हें टॉर्चर करने लगी। तो ये तो हुई बड़े नेताओं की बात, लेकिन आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा? अब हम उस स्याह हकीकत को देखेंगे जिसने हर एक नागरिक को प्रभावित किया। ये सिर्फ राजनीतिक विरोध को कुचलने की बात नहीं थी। नियम सीधा था, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी सुनवाई, बिना किसी जुर्म के जेलों में बंद कर दिया गया था। जेलें ठसाठस भर गई थीं और जेलों के अंदर जो हो रहा था वो किसी नरक से कम नहीं था। बाद में किताब में इसका जिक्र भी हुआ कि कैदियों को नंगा करके बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया जाता था, उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था और बिजली के झटके दिए जाते थे। और ये सब उन लोगों के साथ हो रहा था जो कोई अपराधी नहीं, बल्कि पत्रकार, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इमरजेंसी का एक और बेहद खौफनाक चेहरा था नसबंदी कार्यक्रम। सरकार का तर्क था कि देश की बढ़ती आबादी ही गरीबी की जड़ है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। लेकिन यह प्रोग्राम बहुत जल्दी ही जबरदस्ती और जुल्म का एक हथियार बन गया। सरकारी अफसरों को टारगेट्स दिए गए कि इतने लोगों की नसबंदी करनी है, और इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए उन्होंने अविवाहित नौजवानों, यहां तक कि बूढ़ों को भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी कर दी। अंदाजा लगाइए, लगभग 60 लाख लोगों की नसबंदी की गई, वो भी ऐसी जगहों पर जहां साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं था, जिस वजह से कई लोगों की इन्फेक्शन से मौत भी हो गई।
और जब लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो जवाब गोलियों से मिला। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिसमें 13 लोग मारे गए। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर भी जब लोग अपनी झुग्गियां तोड़ने का विरोध कर रहे थे तो भीड़ पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब सवाल ये उठता है कि देश में इतना कुछ हो रहा था तो बाकी लोगों को इसकी खबर क्यों नहीं मिल रही थी? जवाब है प्रेस सेंसरशिप। प्रेस पूरी तरह से सरकार के कब्जे में था। मतलब अखबार में क्या छपेगा ये पत्रकार नहीं, सरकार तय कर रही थी। और जिस पत्रकार ने भी इसका विरोध करने की हिम्मत की उसे जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी सिर्फ लोगों पर जुल्म की कहानी नहीं है, ये भारत के संविधान पर भी एक सीधा हमला था। सरकार ने अपनी ताकत को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए देश के बुनियादी कानूनों को ही बदलना शुरू कर दिया। संविधान में कई ऐसे बदलाव किए गए जो बहुत खतरनाक थे, जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कुछ भी करें उन पर कोई केस नहीं हो सकता था, वो कानून से ऊपर हो गए। केंद्र सरकार को ये अधिकार मिल गया कि वो किसी भी राज्य में उसकी मर्जी के बिना सेना भेज सकती है। और सबसे बड़ी बात, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी जैसे हमारे मौलिक अधिकार ही हमसे छीन लिए गए। ये सीधे सीधे संविधान की आत्मा पर हमला था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम इन 21 महीनों को भारत के इतिहास का काला अध्याय क्यों कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसा देश जहां आम नागरिक को सरकार के खिलाफ बोलने का हक ना हो, जहां उसके कोई मौलिक अधिकार ना हो, वो देश कुछ भी हो सकता है लेकिन लोकतंत्र नहीं हो सकता। इमरजेंसी हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि लोकतंत्र कितना नाजुक होता है। ये सिर्फ वोट डालने या चुनाव कराने का नाम नहीं है। लोकतंत्र की जान एक मजबूत विपक्ष, एक आज़ाद प्रेस और जागरूक नागरिकों में बसती है। और ये इतिहास हमें आज के लिए एक ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। क्या हम इतिहास से सीखकर आज अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।